अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं CPDA जेंडर टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, मीडिया के ऊपर तो हर कोई बात करता नजर आता है, लेकिन मीडिया में खवातीन की रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूजन के ऊपर हमें बहुत कम मेन स्ट्रीम मीडिया में बात नजर आती है। हमारी आज की एपिसोड का बुनियादी मकसद ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि वो खवातीन जो मीडिया का पार्ट हैं, जो आप तक खबरों को पहुंचाती हैं या आप तक बहुत अहम इश्यूज़ के ऊपर बात कर रही होती हैं, उनके अपने मसाइल क्या हैं, मीडिया में उनको किस किस्म के स्टीरियोटाइप, किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, ब्रॉडकास्टर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर मिस फौजिया कुलसूम राना। मिस फौजिया कुलसूम राना बहुत अरसे से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। आपने तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर काम किया हुआ है, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में भी आपके आपने काफ़ी काम किया हुआ है। आजकल आज टीवी के साथ मंसूब हैं, इससे पहले रेडियो के साथ एंकर पर्सन के तौर पर काम करती रही हैं। सो हम आज की इस पूरी एपिसोड में इनको बहुत गर्म जोश वेलकम करते हैं। वेलकम Fawzia, और thank you and we are very honored to have you in today's discussion. इस सवाल के साथ कि आप खुद क्योंकि जर्नलिज्म से वाबस्ता हो, तो पहले तो हमें थोड़ा सा अपना जर्नी बताओ कि हाउ यू जॉइन द जर्नलिज्म, व्हाट आर द मोटिवेशंस और किस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहा। बहुत शुक्रिया अगेन CPDI और नौशीन आपका कि जेंडर टॉक में आपने मुझे मदऊ किया। अपनी जर्नी मुझे लगता है बताना बहुत मुश्किल होता है और ये सवाल मुझसे बहुत कम होता है क्योंकि यूजुअली हम इश्यूज पे बोल रहे होते हैं। आफ्टर MSc फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इन अमेरिकन स्टडीज, मैंने जो है पहला मेरा जो कैरियर था वो टीवी में एज ए असाइनमेंट एडिटर मेरी फर्स्ट जॉब थी और टीवी चैनल से। और तब वो वाला टाइम था जब ये जुडिशरी मूवमेंट थी, 2007 और 8 की हम बात कर रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी की को माजूल कर दिया गया था, बहाली की तहरीक थी और फिर उसको स्टार्ट लेना और फिर क्या वजह थी कि पीछे क्या था। पीछे मुझे लगता है एक पैशन था कि वैसे मैं स्टूडेंट लीडर थी, अपने कॉलेज में भी मैं यूनियन की प्रेसिडेंट थी, वो वोट्स लेकर, क्योंकि तलबा यूनियंस पर आपको पता है इसके बाद से बहुत अरसे से बैन भी लगा हुआ है जिस पे हम डिमांड करते हैं कि वो उठाया जाए। तो उस एक्टिविज्म से निकलकर कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी में भी मैंने हमेशा लीड किया एज ए CR। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में लड़की GR होती है, बट आई वाज द ओनली हु वाज CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, नॉट गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो यहीं पे स्टीरियोटाइपिंग तोड़ना कि क्यों भाई लड़की को लड़का, लड़के को, ये क्या बात हुई। जब हम एक जगह पढ़ रहे हैं तो हम रिप्रेजेंटेटिव एज ए लीडर हो सकते हैं, चाहे वो क्लास लीडर है। एनीवेज बहुत सारी वहाँ पे एक्टिविटीज की। उसके बाद जब यहाँ आए तो फिर यूनियन में RIUJ, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, दैट टाइम परवेज शौकत साहब जो थे वो PFUJ को लीड कर रहे थे। उसके बाद अफजल भट्ट साहब का दौर आता है जब हम इन हो रहे हैं। और भट्ट साहब भी, मैं जिस टीवी चैनल में काम कर रही थी, भट्ट साहब भी वहाँ काम कर रहे थे और हम एक दूसरे के कलीग्स भी थे। बड़े अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट थे, सैयद जफर हाशमी साहब थे, मरहूम इशफाक साजिद साहब थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इन लोगों से मैंने टिकर बनाना, खबर बनाना, सुप्रीम कोर्ट की खबर, हमारे रिपोर्टर उधर मैं लिख रही हूँ खबर, डेस्क पे जब आप हुए ना नौशीन तो बहुत काम करने का मौका मिलता है। एनीवेज वहाँ से सफ़र चलते हुए पहुँचता है, फिर CSS करने का भी भूत आता है बीच में। वो इतनी कुछ बुरा एक्सपीरियंस है कि मैं उसको भी ऐड नहीं करती, लोग लगेगा कि शायद सरकार की बैशिंग हो रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि उसके बाद मैंने एज ए रिपोर्टर प्रिंट में काम करना शुरू किया, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, डेली मेल में किया, ऑब्जर्वर में कुछ टाइम लिखा। फिर उसके बाद उर्दू में शिफ्ट हो गई क्योंकि मुझे कहा गया कि इम्पैक्ट तो पाकिस्तान में तो लोग उर्दू ज़्यादा समझते हैं और उर्दू में फिर क्या स्टॉप पर औरतों को हिरास करने समेत कितनी स्टोरीज मैंने, और PTI में हैरेसमेंट की स्टोरीज। और उस टाइम एडिटर को फोन भी आ गया कि आप ये स्टोरी नहीं छापेंगे, लेकिन फौजिया राना की स्टोरी, एडिटर को भी दाद देती हूँ आज तक मैं कि स्टोरी छप जाती है, कोई हम प्रेशर नहीं लेते हैं। कुछ लोग आज कहते हैं ना कि हम काम नहीं कर सकते, हमें प्रेशर्स है। अगर आपकी स्टोरी में पूरे लवाजमात है ना और वो एथिकल है, उसमें हर जो उसके कह लें कि रिक्वायर्ड है, एग्जैक्टली वो पूरे हैं, एविडेंस के साथ है, तो कोई स्टोरी रुकती नहीं है। अलबत्ता कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अगर आपकी लीड स्टोरी लग रही है ना तो एडिटर की भी साथ में आ जाएगी, आपका नाम कट जाएगा। क्योंकि अगर मुझे याद है जब नवाज शरीफ 2013 में वज़ीर आज़म थे तो मैंने एक न्यूज़ दी कि मर्दमशुमारी बड़े सालों के बाद मर्दमशुमारी होने जा रही है पाकिस्तान में। 1982 के बाद से वो मर्दमशुमारी फर्स्ट टाइम होने जा रही थी, ठीक है। तो वो एडिटर ने अपना भी नाम साथ में क्रेडिट लाइन डाल दी और मेरा नाम किल हो गया क्योंकि उनका भी नुमाइंदा खसूसी लग गया, मेरा खबरनिगार लग गया, वरना वो तो क्रेडिट लाइन लीड लगनी थी फौजिया कुलसूम राना से PM की स्टोरी। तो ये वाली जो चैलेंजेस की आप बात करेंगे ना, तो ये काम में ये वाले मसाइल रहे जो आजकल हम देखते हैं कि
थोड़ी सी चीज़ें चेंज भी हो गई, उसमें डिजिटल ट्रोलिंग भी शामिल कर लीजिए। एक तो हमारे काम के साथ मसाइल होंगे ना, विद इन मीडिया हाउस होंगे, शायद हम उनको टैकल कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोई एक ट्रबल मेकर होगा तो बहुत सारे लोग आपको फैसिलिटेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी फील्ड में औरतें बहुत कम हैं, आदमी ज़्यादा हैं, और आदमी ज़्यादा अच्छे से आपकी हेल्प भी करते हैं। इवन के हम पहुँच नहीं पाए तो खबर लेने में, टिकर्स लेने में, टिकर्स बनाने में कुछ समझ नहीं आ रहा। इवन PRA की जो रिपोर्टिंग है, MB सुमरो साहब को मैं बिल्कुल, वो जस्ट लाइक हम मतलब उस्ताद के तौर पर है, वो जितनी उनकी ग्रिप है ना, वक्फा सवालात क्या है और किस तरह से आपने पार्लिमानी रिपोर्टिंग करनी है, आपने पार्लिमानी डायरी लिखनी है, तो ये वाली चीज़ें आपको साथ साथ मिल रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप इनफ प्रोफेशनल है ना, और आपने ये सोचा हुआ है कि आपने प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ना, चाहे आप टीवी में काम कर रहे हैं, प्रिंट में कर रहे हैं, डिजिटल में कर रहे हैं, तो फिर आप प्रोफेशनल के साथ साथ कह लें आप सहाफ़ी कहलाने के लायक है। आपने इंट्रो में सीनियर कहा तो मुझे लगा कि शायद नहीं, अभी तो बहुत बहुत स्टेजेस हैं। मुझे लगता है इब्तदा है, मेरे सिर्फ 17 साल हैं इस फील्ड में, और वो मुझे कुछ भी नहीं लगते। मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ एथिकल देना है, मुफादे आमा की रिपोर्टिंग करनी है, जो कि गिला होता है कि मीडिया नहीं कर रहा, लेकिन अपने ताईं कोशिश होती है कि की जाए। अच्छा फौजिया, एक चीज, अच्छा हम देखते हैं मीडिया में तो एक अच्छा नंबर है, अगर वुमेन जर्नलिस्ट की बात की जाए या डिजिटल मीडिया के ऊपर भी देखें तो हमें एंकर पर्सन्स और होस्ट जो है वो अच्छी खासी खवातीन नजर आती है। लेकिन जब आप देखते हैं डिसीजन मेकिंग पोजीशंस के ऊपर, जब आप उस जगह पे देखते हैं तो हमें बड़ी एक नॉमिनल सी रिप्रेजेंटेशन वुमेन की नजर आती है। तो इसकी क्या वजह क्या है? क्या मीडिया हाउसेस इतना इनकरेज नहीं करते खवातीन को? इसको कहते हैं जेंडर टॉक में दुखती रग को छेड़ देना। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि 2014 में ना 2014 में एक ऑल पाकिस्तान विमेन जर्नलिस्ट कन्वेंशन हमने कराया था। आई वॉज लीडिंग, इवन मायरा इमरान भी थी, और भी बहुत सारे हमारे सहाफ़ी थे, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने कोलैब किया था, जिसमें औरत फाउंडेशन को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देती हूँ। उसमें इंडिविजुअल लैंड्स भी था, उसमें FNF भी था, उसमें प्रेस क्लब भी था, उसमें हमारा UJ और PFUJ भी था। तो वो सारी खवातीन का इकट्ठ हुआ था मे डे पे लाहौर में, और फिर हमने चेरिंग क्रॉस से रैली भी निकाली थी बहुत बड़ी। तो वहां पर उस सेमिनार में, उस सारी कॉन्फ्रेंस में और कन्वेंशन में एक डिमांड आई थी कि आप खवातीन को क्या ये गवर्निंग बॉडी ऑल द टाइम एक खातून खड़ी कर देते थे सिंबॉलिकली, और फिर ये भी कहते थे मुझे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। भाई वही एक तो बेचारे सोच रहे होते हैं कि बैलेंस करने के लिए कि आप एक खातून को तो इनकरेज करें ना। तो उसमें हमने अमेंडमेंट करवाई थी नेशनल प्रेस क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक वाइस प्रेसिडेंट, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, 2 गवर्निंग बॉडी, लाइक 4 खवातीन, आप 17 टोटल कैंडिडेट्स हुआ करते हैं, तो उन 17 में आप 4 खवातीन को भी कर दें एम्बेड। अच्छा, उसके बाद एक इंकरेजमेंट ये मिली, एक नुकसान हुआ कि सारे प्रेस क्लब ने उसको फॉलो नहीं किया। फायदा ये हुआ कि बहुत सारों ने फॉलो कर लिया, इवन सखत से खवातीन अब आती हैं। कोयटा में अभी भी बड़ी स्ट्रगल है कि इवन मेंबरशिप के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लाहौर में खवातीन आती हैं, जो कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल ये होता है नायब सदर, फिर हमने देखा कि फाइनेंस सेक्रेटरी, फिर हमने अभी सेक्रेटरी भी हैं प्रेस क्लब में। ऐसी बात नहीं है सब लोग कहेंगे कि ये क्या बात है, आप ये क्या करी हैं, लेकिन यहाँ पे गैप क्या है? क्योंकि माजी पे अगर आप चले जाए ना, तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सेक्रेटरी जनरल फौजिया शाहिद साहिबा सर्व कर चुकी हैं। फिर फरीदा हफीज साहिबा, जिन लोगों के 50 डेकेड से ज़्यादा के एक्सपीरियंसेस हैं, ये फरीदा हफीज साहिबा का शुमार उन खवातीन में होता है जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा। उन्होंने कायद आज़म को भी देखा, मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो देखिए, फरीदा हफीज़ ने जब काम किया तो उन्होंने भी खजानची के, उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। फिर शमीम इकरामुल हक साहिबा, वो खजानची रह चुकी हैं। ये मैं एड ऑन इसलिए कर रही हूँ कि शायद लोगों को लगता है अभी से कुछ ऐसे हुआ, नहीं, ये सिर्फ हम नहीं हैं, हमारे पहले से बहुत स्ट्रगल जारी थी। गवर्निंग बॉडी में शहनाज तारी का नाम आता है। जब भी ये इकबाल हॉल के पास प्रेस क्लब हुआ करता था, तो जिस तरह से अपनी मदद आपके तहत सहाफ़ी जो है वो इवेंट्स कराते थे, मीट दी प्रेस कराते थे, तब प्रेस क्लब नहीं था। तो वो खवातीन हमारे लिए रोल मॉडल्स थी कि वो आती थी प्रेस क्लब। जब मैंने 2008-9 में आना शुरू किया ना, तो मैंने प्रेस क्लब में फौजिया शाहिद को देखा, मैंने शहनाज तारी को देखा, मैंने अनवर सुल्ताना को देखा, मैंने साइमा इमरान को भी देखा। और ये जो हम अब जो मतलब इंक्लूजन हुई ना, जो कि बहुत अच्छी इंक्लूजन है, जिसमें डिजिटल के लोग भी हैं, प्रिंट के भी हैं, टीवी के भी हैं, फ्रीलांसर्स भी हैं, बड़ी तादाद में आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि
जब हम यहाँ पे ये बात करें ना कि डिसीजन मेकिंग कितनी है, ये जो मैंने रोल्स आपको गिनवाए हैं ना, ये वो खवातीन है जिन्होंने स्टेटस को पेट्रियार्की को चैलेंज किया। लेकिन इशू ये है कि शायद मेरिट जो है ना, वो मुझे लगता है कि हम ये गिला नहीं कर सकते कि हमारी यूनियंस में कम है, PFUJs में, प्रेस क्लब्स में ओवरऑल ही कम है। उसके लिए एक तो लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है। एक हमेशा हम मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान में जेंडर लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है। और पाकिस्तान में जेंडर पॉलिसी नहीं है। इसके लिए मैं स्टोरी भी कर चुकी हूँ कि जेंडर पॉलिसी को अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो अगर हम अपनी जैसे आप देखें CSS में और हमारी कौमी असम्बली में अगर बात कर लें, वर्किंग वेमेन की रेशो की बात कर लें, तो बहुत कम तादाद है। ये जो मैं 4 की बात करके क्रेडिट ले रही हूँ, हमारी यूनियन में अभी भी ये 4 जो हैं वो फॉलो नहीं होते। 2 गवर्निंग बॉडी पे लास्ट टाइम हमारी जो खवातीन हैं वो थी, प्रेस क्लब ने फॉलो किया। और एज ये हुआ कि ओपन सीट्स पे जब लोगों ने आना शुरू किया ना, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे किसी से ज़ाती तौर पे शिकायत नहीं है, लेकिन जो वर्कर है ना, जो रोड पे स्ट्रगल कर रहा है सहाफ़ियों के उन मसाइल के लिए जिनको उसने शायद फेस भी किया होगा, वो महसूस भी करता है। जब ऐसे कैंडिडेट्स कम आते हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो खवातीन हैं, और ये प्रेस क्लब्स की जो कह ले जो लीडरशिप है, PFUJs की लीडरशिप्स है, ये कहीं और से मेरिट को फॉलो करते हुए नहीं आती। और वन मैन शो तमाम तर PFUJ में लगा हुआ है एक अच्छे से, साल से हम उन्हीं को प्रेसिडेंट्स देख रहे हैं, कभी वो सेक्रेटरी बन जाते हैं, पिंग पोंग चल रहा है ना। तो उसमें क्यों नहीं कि फौजिया शाहिद वो खातून है जो कि सेक्रेटरी जनरल भी रही हैं PFUJ की, और उनके सिग्नेचर से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफिलिएटेड हुई इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से, जिसको राना अजीम की जो फैक्शन है वो क्लेम करते हैं कि वी आर ट्रू जो PFUJ हैं। आपको मैं इंटरेस्टिंगली बता दूं कि PFUJ 2013 में जब फैक्शन बनी ना, आई वाज आल्सो डेलीगेट, मैं भी उस टीम का हिस्सा थी। कराची में ये इलेक्शंस थे हमारे, 1 वोट, और वो मुश्ताक मिनाज साहब ने जो पर्ची खाई, वट एवर रीकाउंटिंग 3 दफ़ा कर चुके, चाहे अफजल भट्ट साहब जीत रहे थे या राना अजीम साहब जीत रहे थे, किसी को तो जीतने देते। ये जो तुम्हारा और मेरा ग्रुप बन गया ना, उसके बाद दस्तूर ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, जो कि ज़्यादा दौर से हमें मिला था, जिसमें बरना ग्रुप था जो प्रोग्रेसिव था, एक राइट विंग था, एक लेफ्ट विंग था। फिर उसके बाद अब सबको लगता है कि शायद वन मैन शो खत्म नहीं होगा, मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा, तो कुछ लोगों ने अपनी PFUJs बना ली, जो कि गलत है। देखें, जो अगर आप इसलिए क्रिएट करेंगे कि शायद कहीं और पर, जहां पे कहते हैं ना कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के तौर पर आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर ये विश अफजल भट्ट साहब की है कि वो करना चाहते हैं, उधर से राना अजीम साहब की ये विश खत्म नहीं हो रही है, उधर से हाजी नवाज साहब की ये विश जो है वो है कि मैं रहूंगा, तो इस वजह से हमारी यूजेस की, PFUJs की जो तकसीम है वो खत्म नहीं हो रही। RIUJ में फेक लोग, फेक इन अ सेंस कि जो जर्नलिस्ट नहीं है ना, अपने डेलीगेट्स को, वो रेशो है डेलीगेट बनाने की। एनीवेज ये सारी टेक्निकलिटीज़ है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि शायद हम बड़े घरों में जाकर अपने आप को लीडर तस्लीम करवाने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो मिनिमम वेज है 40,000 रुपये, जो कि कैमरा मैन, एनालिस्ट और दीगर हमारा जो स्टाफ है, रिपोर्टर्स को भी अगर बात की जाए तो उनकी भी बहुत सारी जगहों पे 40 से 45,000 तनख्वाह है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे उससे भी कम है। तो वो इश्यूज फिर इग्नोर होते हैं। अच्छा, एक जो अक्सर जर्नलिस्ट के साथ लगा होता है, और स्पेशली जब खवातीन पार्ट बनना चाहती हैं, तो ज़ाहिर आप फील्ड में भी होते हो, आपने जाके स्टोरीज़ को कवर करना है, आपने जलसों को भी कवर करना है, तो एक स्टीरियोटाइप कनेक्टेड है खवातीन के साथ कि उनको लगता है, मोस्टली लोगों को यही लगता है, और फैमिलीज परमिशन भी नहीं देती हैं कि इन्होंने जाके इस तरह का काम करना है, कि इन्होंने फील्ड में जाना है, इन्हें जाके मेल्स के साथ काम करना होगा, तो शायद वो पैशन जो है ना वो कहीं अंदर ही अंदर घुट जाता है। फिर दूसरा भी जब डिजिटल मीडिया स्टार्ट हुआ है, तो डिजिटल ट्रोलिंग आपने खुद भी बात की, तो वो भी एक बड़ी बहुत ज़्यादा नज़र आती है हमें। तो किस तरह से ये कंट्रीब्यूट करते हैं लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की? अच्छा, मुझे लगता है कि जब आप अपने काम पे निकले हैं तो एक फॉर्मूला याद रखें तरक्की पजीर ममालिक के लिए, ख़ास तौर पर ये है कि जैसा देश वैसा भेस। क्योंकि अगर आप इसको नहीं अपनाएंगे, आप किसी, अभी रिसेंटली जो सुहेल अफरीदी का विजिट था कराची का, हमारी जो आज TV की टीम थी उसको अटैक किया गया, वहाँ पर जो लोग थे, जो हजूम था, कुछ लोग DSNG के ऊपर चढ़ गए, हमारे रिपोर्टर को ज़ख्मी किया और DSNG ऑपरेटर को ज़ख्मी किया, उसको इतने घून से मारे, बेचारे का जबड़ा जो है वो टूटते टूटते बचा, बहुत मुश्किल से, मतलब वो लोग अपनी जान बचा कर भागे। ये जो आपने बात की ना, अब देखिए हजूम में एक आदमी को भी मार पड़ी है, ठीक है, तो फिर अब हसासियत इसको डबल कर ले
کہ آپ خاتون ہیں, کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ غریدہ کیوں جاتی ہے جلسے میں, اگر آپ کو یاد ہو, ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے بڑا ان کی باز پرس بھی کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے. تو خواتین کے ساتھ حساسیت اسٹیریو ٹائپنگ کی ایک تو ڈبل ہو جاتی ہے, کیونکہ دیکھیں ہم نے نا رائے لینا, فیصلے کروانا آدمیوں سے سیکھا تھا. بابا دادا, ہمارے باپ اور بڑے بھائی جو ہیں وہ مالک ہوتے ہیں نا, یہاں پہ پچاکی آ رہی ہے. تو جب صحافیوں میں بھی جائیں گے نا, تو یہ کون ہے جو رائے رکھتی ہے؟ پھر تو عاصمہ شیرازی, پھر غریدہ فاروقی, پھر چاہے جویریہ صدیق پہ آپ باتیں کریں گے, پھر چاہے آپ مہر بخاری کی ٹرولنگ کریں گے, پھر عاصمہ چودھری کو بھی آپ نہیں چھوڑیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ سب کے بارے میں بات کریں گے. اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی آپ اینکرز کے نام لیتے ہیں, کیونکہ اینکرز ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, وہ اپنی ایک رائے رکھ رہے ہیں. پولیٹیکل جو خاص طور پر ہیپننگز ہو رہی ہیں, کیونکہ اگین ایک اور اسٹیریو ٹائپنگ آئے گی کہ پولیٹیکل کانٹینٹ, عورتوں کا کام تو ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کر سوال پوچھنا ہے, تجزیہ کار تو وہ ہوگا, رائے تو وہ دے گا. کیوں کبھی نسیم زہرا کے ساتھ کوئی آدمی ینگ بیٹھ کے اس سے سوال کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے اتنی جتنی قابلیت, اور سارے جو, اگر ہم انٹرنیشنل افیئرس کی بات کرتے ہیں تو ان سے بڑی صحافی کون ہیں؟ تو لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر نا ہم نے ایکسیپٹنس نہیں دی کہ عورتیں اپنی اوپینینز رکھیں. یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے نا, یہ فریڈم آف مین ہے. آئی ایم سو سوری فار دس, میں کسی اینٹی آدمی بالکل نہیں ہوں, لیکن عورتیں جو گھر میں بھی اوپینین دینا, تو ہم کہتے ہیں اس سے کیا پتا. اور یہ وہ صحیح اس سینس میں کہتے ہیں کہ اس بیچاری کو اتنا موقع نہیں ملا, اس کا ایکسپوجر شاید نہیں ہوا, اور وہ دینا بھی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ در و دیوار میں. اور یہ جو آپ نے بات کی نا باہر نکل کر جلسہ کور کرنا, حساسیت تو ڈبل ہوگی, رسپانسبلٹی بھی ڈبل ہوگی. آپ نے اپنی جان بچا کے, عزت بچا کے وہاں سے نکلنا اس سینس میں ہے. صبا وزیر ہماری بڑی اچھی کولیگ ہیں, وہ رپورٹنگ کر رہی تھی, ان کی ٹک ٹاک جلسے کی کوریج کی بنا کے ڈال دی, اور کہا کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے, تم تو آلریڈی ٹی وی پہ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویسی, کہ ہماری جو پرائیویسی اور ایک یہ باؤنڈری ہے نا, اس کو پھر وائلیٹ کر دیا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ میں نام اس لیے بار بار لے رہی ہوں کہ ان لوگوں کی تصویریں, ان لوگوں کی پکچرز اٹھا کے, غریدہ فاروقی کی, کبھی عاصمہ شیرازی کی, حج تو اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا تھا. کبھی کسی کا نام یاد ہے کسی کو کہ اس پیپلز پارٹی کے دور میں تیارہ بھر کر جو صحافی حج کرنے گئے تھے, اس میں کتنے لوگ گئے تھے یار, کتنے صحافی اور ان کی فیملیز بھی چلی گئی تھی, لیکن صرف عاصمہ شیرازی کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لینس اور حساسیت اور جو مینٹالٹی ہے نا, اور وہ جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ چینج ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوئی آپ نے کی, اور آپ نے کہا اس کو فریڈم آف مین کا نام آپ نے دیا. ظاہر ہے وی ایگری کہ پیٹریارکل سوسائٹی میں جس طرح سے ہم رہ رہے ہیں تو شاید اٹس سم ہاؤ ٹرو. بٹ ابھی جو نئے لاز بنے ہیں پاکستان کے اندر, اور جس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے, یا سوشل میڈیا پہ ہم بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشنز کی, اس میں ایک چیز جو بڑی ایک کہہ سکتے ہیں باریک سی ایک لائن ڈرا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے فیک نیوز. اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہو کہ بہت ساری جو مس انفارمیشن ہے وہ بھی میڈیا کے اندر موجود ہوتی ہے. تو فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ کیسے کس طرح سے دیکھتے ہو کہ جب آپ کے پاس ارد گرد بہت ساری مس انفارمیشن اور فیک نیوزز کا انبار لگا ہوا ہے, اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو کیونکہ بات کرنی ہے, سو وداؤٹ ویریفائنگ اینی کانٹینٹ, وداؤٹ ویریفائنگ اینی نیوز, بہت سارے جو ڈیجیٹل میڈیا, اسپیشلی جو سوشل میڈیا کے اوپر جرنلسٹ کے اپنے اپنے بنے ہوئے, وہاں پہ وہ ہمیں بڑا نظر آتا ہے. تو پھر ہم بات تو فریڈم آف ایکسپریشن کی کر رہے ہیں, لیکن ہم غلط انفارمیشن بھی دے رہے ہیں. سو ہاؤ یو ول بائفرکیٹ بوتھ آف دیز تھنگس؟ اچھا, اس کو بڑا آسان سا اس کا فارمولا ہے نا, یہ شروع یہاں سے کر لیتے ہیں کہ جتنے ایتھیکل آپ انسان ہیں نا, اتنے ایتھیکل آپ جرنلسٹ ہیں. اور جب فیک نیوز آئے گی تو آپ کے ایتھکس یہ آپ کو کہیں گے اندر سے کہ اس کو چیک کریں. ایک میں نے بورڈ دیکھا قبرستان پہ, مریم نواز صاحبہ کی پکچر لگی ہوئی تھی, اور وہ چونکہ ان کی پکچر کے بارے میں کافی ٹرول کیا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ تصویر لگواتی ہیں, تو میں نے اس کو ویریفائی کیا, تو وہ اس ٹائم پہ وہ بورڈ لگا تھا. وٹ ایور بعد میں ہٹایا جو کچھ بھی ہوا, لیکن میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے ایسی جگہوں پہ, کہیں پہ ٹوائلٹس پہ, کہیں پہ جہاں نہیں بھی بورڈز تھے نا, وہ والی تصویریں اور چیزوں کو کرنا شروع کر دیا. کسی نے ٹویٹ کر دیا, کسی نے پوسٹ کر دیا, بہت ساری چیزیں میں ایسے ہوا. یہاں پہ جو تھن لائن ہے نا کہ آپ نے ایتھکس کو فالو کرتے ہوئے, اور لیکن ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ پھر آپ نے آپ بیانیے کا حصہ ہیں, آپ نے ایجنڈا ٹو کرنا ہے. کیونکہ ابھی تو جو اگر ہم بات کریں نا پبلک سینٹرک جرنلزم, تو وہ ایبسنٹ ہے بالکل. ہمیں پولیٹیکل جو جرنلزم ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کی جو ترجمانی ہے, اسپوکس پرسنز ہیں, ان کے جو اپنے جو شفیع جان وہ کام نہیں کرتا جو عمران ریاض صاحب کر دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو صحافیوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے نا کہ ہم یہ کام کریں گے, جو شاید غریدہ صاحبہ جو ہیں جس طرح سے پی ایم ایل این کی کسی بھی چیز کو, جو عمران خان ختم شد, وہ جب ٹویٹ کرتی ہیں اس کے نیچے پھر جو محفل لگتی ہے وہ شاید
शायद हमारे हॉस्टल्स के वॉशरूम्स में या हम कहते थे स्कूलों के वॉशरूम्स में इस किस्म की गुफ्तगू हुआ करती थी। तो जब हम निकलते हैं ना इस डोमेन से कि वी आर जर्नलिस्ट और वी आर एक्टिविस्ट, तो वो जो 300 पेजेस की कोई गाइडलाइंस है बीबीसी की, जब हम उसको पढ़ते हैं ना, और बीबीसी में कभी भी कोई सहाफ़ी अपनी पसंद नापसंद के बारे में और एक्टिविज्म करते हुए ट्वीट करेगा, साउथ एशिया के बड़े रिनाउंड जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे उनको हटाया गया था। तो कहने का मकसद ये है, लेकिन आपको पता है हमारे बड़े महान सहाफ़ी सारे ये कहते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे एक्टिविज्म होना चाहिए, लेकिन अगेन एक्टिविज्म किसी की प्राइवेसी वायलेट करके, किसी की पगड़ी उछाल कर, उसको डिफेम करके, तो ये एक्टिविज्म नहीं है। एक्टिविज्म तो ये हुआ करता है कि मुफादे आमा के लिए आप आवाज उठाएं, वाने बाला तक पहुंच जाए, मुतलका हुकाम तक पहुंच जाए, कोई एक्शन हो जाए, पेपर मरबरी के दरख्त कट जाए, सीडीए की बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। लेकिन एक्टिविज्म फिर ये भी होगा कि हम बगैर वेरीफाई करें कि उस वहां पर, हमारे पास एक फुटेज पड़ी है कि वहां पर कितने दरख्त ज्यादा थे, कि क्या कोई किसी और किस्म का दरख्त भी था जिसको दरख्तों के नाम भी नहीं आते, वो भी जाके ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने ये गलत किया। तो ये एक्टिविज्म है, क्योंकि हम किसी और तरफ जाना चाहते हैं। और ये जो बयानिया है ना, बयानिया अंदर से फूटेगा कि मुझे क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, मेरी जो तरबियत, मेरी जो लिटरेसी, मेरी जो तालीम, मेरी जो ग्रूमिंग हुई है वो मुझे बताएगी। लेकिन अगर कोई बाहर से बताएगा वो हम इतना सा तो ले लेंगे, मुझे लगता है इतना सा, और वो भी अगर हम वेरीफाई करेंगे, अगर रद्द हो गया तो आइंदा हम कहीं बाय नहीं करेंगे। एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने ट्वीट किया था और वो गलत ट्वीट था, तो बाद में लोगों ने कहा कि हमने तो इसलिए रीट्वीट कर दिया, उनके फॉलोअर बहुत है। बड़ी एक मीम बनी थी कि शैतान के भी बड़े फॉलोअर हैं, तो ये वाली शैतानियत से मेरे ख्याल में बचने की जरूरत है, फिर आप फेक न्यूज़ से बच जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे होगा कि अच्छा, मीडिया के ऊपर नॉर्मली हम देखते हैं, स्पेशली अगर डिजिटल मीडिया के ऊपर बात करें तो ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर तो बात नहीं होती है ना। मीडिया की में जो ख़वातीन है वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मीडिया हाउसेस भी उस पूरी के पूरे नैरेटिव का एक हिस्सा ही है। तो क्या वजह है कि हम इन इश्यूज़ को, सिवाय अगर कोई भी मॉर्निंग शो उठा लो, कोई भी शो उठा के ले लो, एक ही हमारी बीट होती है, वो पॉलिटिकल बीट होती है, क्या हो गया, लेकिन जो पब्लिक के, ये जो आम लोगों के मसाइल हैं उसके ऊपर कभी भी बात नहीं होती। तो क्या ऐसी पॉलिसीज हैं जो जहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे भी लेने की ज़रूरत है, ताकि तमाम जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं इनको भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर लेके आया जा सके और उसको एड्रेस किया जा सके? एक तो मुझे लगता है कि जो हमारे सेंसिटाइज जर्नलिस्ट हैं उनकी तादाद कम है, उसमें मर्द भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं। ऐसा नहीं है कि ख़वातीन मीडिया में बैठी हैं तो वो अच्छी रिपोर्टिंग करेंगी औरतों के बारे में, वो जो मर्द बैठे हैं वो मर्दों के बारे में नहीं। जो सहाफ़ी होता है वो जेंडरलेस होता है, वो बॉर्डरलेस होता है, उसका कोई रीजन नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई रंग नस्ल सूबा नहीं होता, उससे बगैर बाइसिस की रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है, एक तो अपने आप को पढ़ा लिखा लें, थोड़ा सा किताबें पढ़ें, एथिक्स जाने, मीडिया लिटरेसी, इंसानों की लिटरेसी और एथिक्स और मुआशरे को की इकदार को समझना। जब हम ये बेसिक लवाजमात इकट्ठे कर लेंगे, फिर थोड़े से कोई इंसान बनने की हम कोशिश में चले जाएंगे, और जब इंसान बनने की कोशिश में चले जाएंगे, फिर जब हम रिपोर्ट करेंगे तो वो सहाफियाना रिपोर्ट लगेगी। तो जब तक हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में हुकूमती जो अगेन पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी लोगों की, क्योंकि देखें पॉलिटिकल बीट करने में कोई बुराई नहीं है, मैं खुद पार्लियामेंट फॉरेन ऑफिस तक मैंने कवर किया है, तो लेकिन उसमें क्या है कि जो नुमाइंदे हैं ना, देखें अवाम के जो मसाइल हैं, क्या एमएनएज ने वो मसले हल करने हैं या लोकल गवर्नमेंट्स ने करने हैं? क्या हमें इतनी सेंस है कि सेनेटर्स का क्या रोल है, पार्लियामेंटेरियंस का क्या रोल है, ठीक है, फिर मिनिस्टर्स का क्या रोल है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का क्या रोल है, पानी वाली सेक्रेटरी का क्या रोल है, स्टैंडिंग कमेटीज में, कायमा कमेटियों में जो चीजें जाती हैं वहां से सारी खबरें निकलती हैं, फिर पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये मैं पॉलिटिकल बीट्स की बात कर रही हूँ। देखो अगर क्लाइमेट की बात कर ले, जेंडर की बात कर ले, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री की बात कर ले, तो फिर बच्चों की, इवन के हमारे यहाँ वो कमीशंस तो बच्चों का भी है, औरतों का भी है, और क्या करें इंसानी हकूक का अलग से है, क्योंकि हमें लगता है कि औरतें अलग हैं, बच्चे अलग हैं, इंसानी हकूक अलग है। जब हम इनको मर्ज करने की कोशिश करें तो फिर हमारी तनख्वाहें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, क्योंकि हम तो वहाँ पे कमीशन को हेड कर रहे हैं, तो हमें तो अच्छा खासा ग्रेड मिला हुआ है, तो हम कैसे इसको कॉम्प्रोमाइज होने देंगे? तो मेरे ख्याल में अगर हम मुआशरे की बेटरमेंट के लिए कलेक्टिव सोच से सोचेंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी आएगी। उसमें चाहे सियासतदान है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे सहाफ़ी हैं, चाहे मजमूई तौर पर मुआशरा है, ये जो है ना पकड़ दकड़ करके ज़्यादा माल कमा लेना, और मेरा गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, मैं ज़्यादा पार्टीज कर सकता हूँ, बड़े लेवल पे लोगों को बुला सकता हूँ, मैं कौन से पता नहीं अंग्रेज़ों के कपड़े पहन लूँगा जिसको लोग ब्रांड्स कहते हैं, तो मैं ज़्यादा अच्छा इंसान बन जाऊँगा। तो मेरे ख्याल में जब तक आप अच्छे इंसान जो हैं, किसी का दर्द महसूस आपको नहीं होता,
तो फिर आप सहाफ़ी क्या बनेंगे, आप इंसान क्या बनेंगे? इसी से एक सवाल आदो मैं ख़त्म कर रही थी, लेकिन क्योंकि आप खुद मेंबर भी हो, HRCP की भी मेंबर हो, तो जो भी नया पीका लॉ है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस है, उसके ऊपर कितनी हमें लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस है पाकिस्तान? अच्छा देखिए, पीका, मुझे जो मेरी अपनी राय है, हो सकता है गलत है, डेफेमेशन ऑलरेडी हमारे पास डेफेमेशन लॉ मौजूद है। पहली बात है, पीका की उस तरह से जरूरत नहीं थी। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से आपको पता है लॉज मौजूद हैं। फिर एक तो ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। 2016 में जब पीका इंट्रोड्यूस कराया था, सिविल सोसाइटी, सहाफी सब लोग बैठे थे, इस पे बहुत सारी कंसल्टेशन हुई थी। अभी जो पीका अमेंडमेंट हुआ उसमें कोई किसी का फीडबैक नहीं लिया गया, और जिनका फीडबैक लिया गया माजरत के साथ वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने ड्राफ्ट देखना भी गवारा नहीं किया, और ये लॉ हमारे हैपेजर्ड में हमारे सामने आ गया। मुझे लगता है कि विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, अभी जो गवर्नमेंट में नहीं है, जब वो गवर्नमेंट में आएंगे वो विक्टिमाइज करेंगे। और ये पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ है कि आप अपनी राय नहीं दे सकते। क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, अगर सवाल करने पर सोहराब बरकत को उठा लिया जाता है, या ABCD किसी भी सहाफी को उठा लिया जाता है, या फिर जो पिम्स में चले जाते हैं मतीउल्लाह जान, उन पर आइस का पर्चा बना दिया जाता है, तो विक्टिमाइजेशन नजर आ रही है, और माजी में भी हुई है। अगर आपको याद हो, कुछ पेजेस थे जिन पर ऐसा नामुनासिब कंटेंट था, जिसमें बहनसा भी था, रोशनी भी था, बहुत पहले पीका का मैं रेफरेंस दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगेन पता क्या है नौशीन, कवानीन जितने मर्जी बना ले, हमने औरतों पे कितने कवानीन बना लिए? क्या हमें जायदाद में हिस्सा मिल जाता है? क्या खवातीन का जो खुला निकाह का राइट, निकाहनामा कभी पढ़ने ही नहीं देते, ठीक है। अगेन बड़ी लंबी डिबेट है। कहने का मकसद ये है कि जब तक आप लिटरेसी को, क्योंकि डिजिटल मीडिया आ गया है, जब प्रिंट से हम टीवी में गए थे, तो मैं प्रिंट में काम किया था, तो टीवी वालों को कोई सहाफी और अच्छा इंसान समझता ही नहीं था। फिर अब हम डिजिटल में आए हैं, तो हम सारा दिन उन्हें ट्रोल करते हैं, ये यूट्यूबर हैं, ये यूट्यूबर है, ये तो डिजिटल मीडिया वाला है, ठीक है। हम प्रेस क्लब की रुकनियत नहीं देते, हम डर रहे हैं उनसे। हमें तो इंक्लूजन कर लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन हमें ये जो AI है और डिजिटल मीडिया है, इसको अपने सिलेबस में लेकर जाना चाहिए, स्कूल लेवल से शुरू करना चाहिए। ये जो हम सिलेबस अमेंड करके इंग्लिश में अगर हम अपना कंटेंट जो है सिर्फ उसकी लैंग्वेजेस चेंज करने की बजाय ना, ये जो हमारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, और हमारा जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट है, ये साइंस में एक वो हमें डायग्राम मिल जाया करती थी, माहौल क्या होता है, सिर्फ उस हद तक हमें नहीं रहना। क्लाइमेट को, जेंडर को, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम जो AI लॉज हैं, मीडिया लिटरेसी है, इनको स्कूल से शुरू नहीं करेंगे ना, जो सिविक सेंस हुआ करती थी, वो सिविक्स का एक सब्जेक्ट होता था जो ऑप्शनल होता था, मतलब हमें सिविक सेंस चाहिए ही नहीं। जो एथिक्स होते थे वो हमारे नॉन मुस्लिम जो बहन भाई होते थे वो पढ़ा करते थे, हमें तो एथिक्स की जरूरत ही नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन मेरे ख्याल में जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तो फिर पीका जैसे जो कवानीन है वो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें रिवर्ट करने पड़ जाएंगे, हमें उस मुआशरे की तरफ जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगी कि हम जो कहते हैं हम वो करते नहीं है, तजाद है हमारी सेइंग और डूइंग में, ठीक है। जब तक ये तजादात खत्म नहीं होंगे ना, हम किसी अच्छी डगर पर नहीं चल सकते। लेकिन उसके लिए हमें अपने मफादात और हमारे मुल्क को जो चैलेंजेस हैं वो हैं, नो डाउट। अब लोग इस पे कहते हैं कि आप ये बातें करने शुरू कर देते हैं। हमारा मुल्क जिन मसाइल में घिरा हुआ है, हमें अपनी सोवरेनिटी और अपनी सालमियत को मद्देनजर रखते हुए कभी हमें पीका बनाना पड़ता है, कभी हमें कुछ और करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में और टेंस हो जाएगा। ये जो अच्छे अच्छे दिन थे ना, हम सब ने गुजार लिए हैं। अब हमारी महंगाई, हमारे मसाइल, हमारी जो खतरात है ना, वो बढ़ते जाएंगे और वो सहाफ़ियों के लिए दुगना हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पाकिस्तानियत छोड़ दी तो फिर मेरे ख्याल में आपने इंसानियत छोड़ दी। जिस मुल्क में हम रहते हैं उसका तो मेरे ख्याल में हमें वो कहते हैं हुब्बुल वतनी जो ना, वो अंदर से फूटती है। और 1947 के बाद की स्टोरी पे चले जाए तो वाकई में अंदर से फूटती है। बहुत शुक्रिया फौजिया फॉर अ वेरी डीप एंड इंसाइटफुल डिस्कशन। तो नाज़रीन, आज की हमारी एपिसोड स्टार्ट तो जेंडर टॉक से हुई, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की। हमने थोड़ा सा देखने की कोशिश की कि मीडिया में चीज़ें किस तरह से पोर्ट्रे की जाती हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स हो सकती हैं, बहुत सारी डिस्कशन हो सकती हैं, और ये कोई एक एपिसोड में कवर भी नहीं हो सकती हैं। हमने कोशिश की कि थोड़ा सा देखें कि किस तरह से जो फेक न्यूज़ है वो बयानिए को हवा देते हैं, या किस तरह से खवातीन की ट्रोलिंग होती है डिजिटल मीडिया के ऊपर। हम कोशिश करेंगे कि हम ये सिलसिला कंटिन्यू करें और कुछ और एपिसोड इसी के हवाले से करें और एक एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करें। लेकिन अगर आपको हमारी आज की डिस्कशन पसंद आई है और आप कोई अपनी राय रखते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। दोबारा मिलेंगे जेंडर टॉक के किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।